Bismillahirrahmanirrahim. So I welcome you all in the lecture of the biology of cancer. Over here we are going to giving you a quick recap कि अब तक जो बायोलॉजी के अंदर हुआ उसमें जो ये आपके सामने तस्वीर है ये चार्ल्स डार्विन की है, which was of the opinion that all those biological processes which were happening inside the human body were based on कि survival of the fittest in the society. कि जो बंदा स्ट्रॉन्ग है वो सरवाइव करता है और वो जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर बियर कर लेता है, जो कोल्ड विंटर को जो इलाके हैं वहाँ पे बच सकता है, उसको बियर कर सकता है, वो सरवाइव करेगा। जो साथ आपकी तस्वीर देख रहे हो, दिस इज़ ऑफ जॉर्ज मेंडल। जॉर्ज मेंडल वाज ऑफ द ओपिनियन के देयर आर सर्टन फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं जीनोटाइप को फिनोटाइप के कोरिलेशंस के साथ। यानी ये वो लोग थे जिन्होंने फाउंडेशंस बनाई कि एक जीनोटिपिक करेक्टर है जो कि बेस करेगा कि फिनोटिपिकली इंसान कैसा नज़र आएगा और क्या क्या फीचर्स उसमें एडिशनल हो सकते हैं। अच्छा, अब ये जो ट्रेड्स थे वो राउंड, येलो, वायलेट, रेड, एक्सियल, इन्फ्लेटेड पॉट्स या ग्रीन पॉट्स, टाल, दीज आर द डोमिनेंट कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट। सेम स्टोरी हैपन्स विद द कैंसर कि इसमें जो जीनोटिपिक एनोमलीज हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं फिनोटिपिक अपीयरेंस को। सो जो जीनोटाइप फिनोटिपिक कोरिलेशन था, देन देयर आर सर्टेन एलील्स, फॉर एग्जांपल डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स, दे आर होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस इन नेचर। इसी कॉन्सेप्ट को लेके बताया गया कि एक डोमिनेंट फीचर आएगा, एक रिसेसिव फीचर होगा, और अगर इन दोनों के अंदर इनकम्प्लीट डोमिनेंस आए, यानी जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो अपने पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं हो रहा, और एक जो ड्वार्फनेस है अगर वो पूरी एक्सप्रेस नहीं हो रही, टॉल एक्सप्रेस नहीं हो रहा, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी मीडियम हाइट साइज़ के प्लांट्स जो हैं वो भी आ सकते हैं। तो इसी तरह से कैंसर में जो जेनेटिक एनोमलीज़ हैं वो किस तरह से इन्फ्लुएंस करती हैं, इसकी जो फाउंडेशन है वो जॉर्ज मेंडल और चार्ल्स डार्विन की थ्योरीज से हमें मिलती है। प्लस हमें एक एडिशनल चीज़ ये मिली कि डीएनए रिपेयर जीन्स की इम्पेयरमेंट लीड टू कैंसर। यानी एक सर्टन फैमिलीज़ में कुछ म्यूटेशंस होती हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं वाइल्ड टाइप से म्यूटेंट फॉर्म बनाने के लिए। और ये एग्जांपल आपको एक स्लाइड में नज़र आ रही है कि देर आर टू नॉर्मल इंडिविजुअल्स ओवर हियर। दिस इज़ ऑल्सो फिनोटिपिकली नॉर्मल बट इट अगेन कैरीज अ जीन विच इज़ म्यूटेटेड। यहाँ पे फिर नॉर्मल की बात है, ये दो डिफेक्टेड एनोमलीज दिखाए गए। साथ ही साथ हमें एक और कॉन्सेप्ट समझना था जो ये है कि म्यूटेशंस के साथ साथ एक पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म लाइज ऑन नॉन कोडिंग रीजन्स एज वेल एज इन विद इन द कोडिंग पोर्शन, बट इट इज़ नॉट सब्सटेंशियली कंट्रीब्यूटिंग टू एनी सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन। हाँ, क्रोमोसोम्स में पॉलीमॉर्फिज्म में हम एग्जांपल जब लेते हैं तो वो दो किस्म का पॉलीमॉर्फिज्म है, एक है लेंथ बेस्ड पॉलीमॉर्फिज्म, एक है सीक्वेंस बेस्ड पॉलीमॉर्फिज्म। द सीक्वेंस बेस्ड पॉलीमॉर्फिज्म when it is affecting or is contributing towards a disease, it is called as mutation, while the length based polymorphism is being attributed under DNA typing category, जैसे हम forensic DNA typing, parentage analysis या casework analysis के बारे में बात करते हैं। दूसरा पॉलीमॉर्फिज्म सीक्वेंस बेस्ड होता है, जिसको हम सीक्वेंस बेस्ड पॉलीमॉर्फिज्म में सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म मानते हैं। साथ ही साथ हमें यह बताया गया कि ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स आल्सो शेयर ए कॉमन सॉर्ट ऑफ सेट ऑफ जीन्स। जैसे जो बीज हैं या डॉर्सोफिला फ्लाई है उसकी आइज़ जो हैं उनके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है इट इज़ कॉल्ड एज आईलेस जीन। सो आईलेस जीन के जो फ्लाइज देखी गई, यानी जिन जिन फ्लाइज में आईलेस जीन एक्सप्रेस नहीं हुआ, दे वर कंप्रोमाइजिंग देयर आइज, और उन एम्ब्रियोज को इनोकुलेट किया गया माइस में मौजूद पैक्सिलिन सी जीन से, पैक्सिलिन 6 जीन से, यानी जिसका नाम आपने यहाँ पे देखा PAX-6। पैक्सिलिन जीन का जब इनोकुलेशन एम्ब्रियो में किया गया तो ट्रांसफर ऑफ दिस gene into the embryo of Drosophila fly resulted in an eye formation on the legs। तो इसका मतलब है कि जीन ट्रांसफ़र हुआ बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीशीज़ एज वेल। ठीक है, और यही जीन की एग्जांपल हमें ह्यूमन आई में भी मिलती है, जहाँ पे ह्यूमन आई में इस जीन का नाम एनएरिडा जीन के नाम से जाना जाता है। सो 3 फॉर्म्स ऑफ जीन्स हो गई, आईलेस जीन इन डॉर्सोफिला, पैक्सिलिन जीन इन mice, and aniridia in humans. Now, the translocation of these genes in different species do emphasize the production of eye and that feature. Similarly, इसके बाद हमें एडिशनल चीज़ जो पता चल रही है इस लेक्चर में वो पता चल रही है कि there are chromosomes
and the chromosomal rearrangement is contributing a major factor. The example which I am presenting over here is that in X chromosome there are 900 genes, while in Y chromosome, as because of the shorter size, there are only 78 genes. That means there are certain kind of diseases जो मेल्स में ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू फीमेल, क्योंकि मेल में उनके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है जिसमें 900 जीन्स के करीब तादाद मौजूद है, और अगर कहीं पे ये डिफेक्टिव या म्यूटेटेड एलील आ गई तो मेल्स में ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी एक एग्जांपल जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली हम कम अक्रॉस करते हैं, दैट इज़ कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब ये है कि मेल्स में कलर ब्लाइंडनेस इसलिए ज़्यादा होती है कि कलर रिकग्निशन के ज़्यादातर जीन्स एक्स क्रोमोसोम में होते हैं। फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और मेल में एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है। दिस की वजह से हमारे मेल्स में कलर ब्लाइंडनेस का चांस एक एक्स क्रोमोसोम की वजह से आ सकता है। नेक्स्ट जो चीज़ हमने ज़्यादा फ्रीक्वेंटली देखी है वो ये है कि क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट इज़ मोर प्रोनाउंस्ड इन कैंसर. What you are seeing right now in the left panel is a normal presentation of all 23 pairs of chromosome. Now chromosome 1, chromosome number 2, 3, 4, 5, all these arrangements are normal. This is called karyotyping and the phenomena is termed as euploidy. The abnormal presentation of these chromosomes of a cancer or a tumor is termed as aneuploidy. It is an abnormal configuration observed in aneuploidy case. Or is aneuploidy case में if we look closely, like for example over here, the chromosome number 1, which is quite high over here, a chromosome number 1 number are present, but their proportion is low over here as compared to chromosome number 2. If we look chromosome number 2, there are multiple colors. That means there is a frequent amplification of this chromosome observed in cancer. Now, this gross amplification and observation is helpful for an early screening of cancer relationship with a particular gene or a region of cancer. क्या मतलब ये है कि अगर आप इस वक्त जो 9 मोस्ट फ्रीक्वेंट पेडियाट्रिक कैंसर देख रहे हैं, बच्चों में होने वाले कैंसर्स अगर आप सामने देख रहे हैं, तो इन कैंसर्स के जो कलर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लिम्फोमा का कलर ग्रीन है, तो लिम्फोमा के कलर में आपके पास जो हॉटस्पॉट स्क्रीन होगी वो ये है कि नंबर 6 नंबर क्रोमोसोम पे जो रीजन ज़्यादा इन्वॉल्व है वो नंबर 6 है। क्रोमोसोम नंबर 6 की जो अल्टरेशन है वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपोर्टेड है लिम्फोमा में। एपेंडाइमायोमा में आपके पास जो रीजन इन्वॉल्व है वो क्रोमोसोम नंबर 1 है। तो इसका मतलब है कि इफ़ अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम लिम्फोमा, द आइडियल साइट ऑफ स्क्रीनिंग and defining a particular diagnosis or defining any therapy for that should be based on chromosome number 6 as compared to what you can say chromosome number 15 where there is a minimum effect of lymphoma. तो ये इनिशियल स्क्रीनिंग या केरोटाइपिंग की बेस पे होने वाली इंफॉर्मेशन हेल्प करती है इंसान को बायोमार्कर्स की डिज़ाइनिंग के लिए जो आपको चाहिए डिज़ीज़ की डायग्नोस्टिक्स, थेरेपी और फॉलोअप के लिए कि ट्रीटमेंट का इफेक्ट कैसा आ रहा है। रिमेंबर द एग्जांपल ऑफ मेन चिंग ली विच who extensively gave a chemotherapeutic drug to NCI में जब वो काम कर रहा था, तो उसने जो प्लेसेंटल ट्यूमर्स की ट्रीटमेंट के लिए ओवरडोज दी क्योंकि HCG मार्कर कम नहीं हो रहा था उन ख़वातीन के अंदर। तो उन ख़वातीन को एक्सेसिव डोज इस वजह से दी कि HCG मार्कर कम हो जाए। जब वो कम हुआ तब वो पेशेंट्स रिलैप्स या रीअकरेंस की तरफ नहीं गए। यही इन्फॉर्मेशन हमने आज के लेक्चर में सीखी कि क्रोमोसोम का कैरियोटाइप्स का एक बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है जिससे हम ये असेस कर सकते हैं कि कौन सा बायोमार्कर आइडियल हो सकता है यूजेज के लिए। अब ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें ये कि अपार्ट फ्रॉम क्रोमोसोम देयर आर सर्टेन फैक्टर्स व्हिच आर कंट्रीब्यूटिंग, दोज आर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस आर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस राइट नाउ। फॉर एग्जांपल, this is a striated muscle messenger RNA which on the basis of certain splicing machinery is translated further into smooth muscle, fibroblast or brain messenger RNA. This is basically an example of tropomyosin gene. Tropomyosin gene के जब प्री मैसेंजर आरएनए बनता है तो उसकी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल क्लीवेजेस या स्प्लाइसोसोम मशीनरी जिस अरेंजमेंट में मैसेंजर आरएनए को काटेगी
वो डिफ़ाइन करेगा कि सेल्स ने किस तरह की प्रोटीन की डिमांड की है, फिर उस तरह का एक्सप्रेशन देगा। यानी ये चीज़ हमें ये समझ आ रही है कि सेल्स जो, अब देखिए ना, जो सेल आई में एक्सप्रेस हो रहा है उसके पास भी यही पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, और जो ईयर में एक्सप्रेस होने वाले सेल्स हैं उनके पास भी। लेकिन जो मशीनरी है मॉडिफिकेशंस की, वो डिपेंड करती है होस्ट सेल के अंदर इंस्ट्रक्टेड इंस्ट्रक्शंस की कि किस किस्म के आपको रिसेप्टर्स चाहिए, हेयरिंग के चाहिए, विजन के चाहिए। इसी तरह कैंसर सेल्स में स्प्लाइसोसोम की मशीनरी इफ़ेक्ट करेगी ओवरऑल प्रेडिक्शन ऑफ द फेट ऑफ अ ट्यूमर। देन द स्टोरी इज़ फर्दर बीन एक्सटेंसिवली रिव्यूड के पहला वक्त था जिसमें हम क्रोमोसोम्स की एम्प्लीफिकेशंस देखते थे, दूसरा वक्त आया कि हमें स्प्लाइसिंग मशीनरी को देखना है। अब जो दौर है इन दिस रिसेंट एरा, व्हाट इज़ ऑन गोइंग इज़ कि एक होलिस्टिक अप्रोच के तहत एक पेशेंट का पूरा ट्यूमर प्रोफाइल ऑल प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गन्स इज बीइंग व्यूड एज अ होल ट्रांसक्रिप्टोम। यानी प्रोस्टेट, लंग, ब्रेन, जितने भी ऑर्गन्स हैं, इन सब ऑर्गन्स के अंदर एट वन पर्टिकुलर टाइम पॉइंट कैसा जीन एक्सप्रेशन आ रहा है। अच्छा, इससे क्या फ़ायदा होगा? इस वक्त राइट नाउ व्हाट वी आर व्यूइंग इज़ टू सेट ऑफ कलर्स, ग्रीन एंड रेड। तो ये होता है कि हम ये असेस करते हैं कि कौन से ऐसे जीन्स हैं जो कि स्ट्रांगली डिसरेगुलेटेड हुए। अब डिसरेगुलेशन में क्या वो एम्पलीफाई हो गए या उनका एक्सप्रेशन लॉस हो गया? इफ़ देर इज़ एन एम्पलीफिकेशन ऑफ दोज जीन्स, वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई दैम एंड डिफाइन दैम इन ए सेपरेट पैनल। ये पैनल हमें हेल्प करेगा ओवरऑल फॉर पर्सनलाइज मेडिकेशन के लिए कि ये बंदा, इसको कौन सी दवाई ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी, कौन कौन से ऑर्गन्स में क्या नेचर है। नाउ दिस इज़ व्हाट द मॉडर्न साइंस एंड बायोलॉजी कैंसर रिसर्च इज़ शेपिंग आउट। यानी अब टाइप्स ऑफ कैंसर भी हो सकते हैं। प्रोस्टेट कैंसर का एक आपके पास पैनल बन गया। पैनल का मतलब है कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्टोम मशीनरी पूरी प्रोस्टेट टिश्यू की लेके ये बताया जा रहा है कि ये सारे सेट ऑफ जीन्स होंगे, फ़र्ज़ करें ये सारे ट्यूमर सप्रेसर्स हैं, या ये कह दिया जनाब ये जो रेड वाले हैं ये ऑन्कोजीन्स हैं, और ये ऑन्कोजीन्स मुख्तलिफ हैं और वो ऑन्कोजीन्स एक्सप्रेस हो रहे हैं। अभी बस इतना पता चला। यानी टोटल 22,000 जीन्स ट्रांसक्रिप्टोम मशीनरी को एम्पलीफाई कर लिया गया इन प्रोस्टेट कैंसर। ये फिर कर दिया गया लंग कैंसर में, ये ब्रेन में। अब इनमें ओवरलैपिंग भी ढूंढ सकते हो, या आप ये भी कर सकते हो कि फ़र्ज़ करें ये यहाँ से लेके यहाँ तक 300 पेशेंट्स थे, या आप यूँ समझ लें कि 300 पेशेंट्स इस तरफ आ गए प्रोस्टेट कैंसर, और 22,000 जीन्स इस तरफ आ गए। यूँ 22,000 जीन्स के डिफरेंट डॉट्स हैं, पिक्सल्स बने हुए हैं कि जो एम्पलीफाई हुए हैं, जो नहीं हुए। फिर इन जीन्स का आपने स्टेटिस्टिकली मॉडल करके ये बता दिया कि इनमें से सिग्निफिकेंटली कौन से क्लिनिकल पैरामीटर्स के साथ कोरिलेट कर रहे हैं। बाद में आप इसके अंदर बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऐड कर लें कि जनाब डिज़ीज़ के शुरू में ये हुए, लेट ऑनसेट के अंदर ये जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, और फिर उससे आप एक पैनल फॉर्मेशन करें। तो जो BRCA1 के लिए, या हम पहले अप्रोच करते थे ना BRCA1 की स्क्रीनिंग कर लें, अब उससे अप्रोच आगे चली गई। क्या? मेमा प्रिंट बनाएं, ऑन्कोटाइप DX बनाएं, और उसी तरह से अगर ऑन्कोटाइप्स DX के फ़र्ज़ करेंगे प्रोस्टेट कैंसर में यहाँ पे आपको कुछ जीन्स मिल रहे हैं, तो क्या ये जीन्स इन जीन्स के जो रीनल ट्यूमर में मिल रहे हैं, क्या ये इनके साथ ओवरलैप तो नहीं कर रहे? अगर ये ओवरलैप कर रहे हैं, यानी ये जीन्स भी एम्पलीफाई हो रहे हैं और फ़र्ज़ करें यहाँ पे भी ये रीजन एम्पलीफाई हो रहा है, सपोज़ करते हैं ना, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये जीन्स और ये जीन्स जो हैं ये पर्टिकुलर हों इन दोनों कैंसर्स के लिए? तो अगर हम एक ऐसा रीजन निकालें जो पूरी लाइन में रेड हो, यहाँ से लेके यहाँ तक थ्रू आउट, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया यूनिवर्सल कैंसर बायोमार्कर, और उसके अगेंस्ट हम डायग्नोस्टिक, प्रोग्नोसिस या थेराप्यूटिक अप्रोचेस बना सकते हैं। लास्ट जो स्लाइड्स हैं वो हिस्टोन मॉडिफिकेशंस की हैं और एपिजेनेटिक चेंजेस की हैं कि मैसेंजर RNA या हिस्टोन मॉडिफिकेशंस कितने सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं डिजीज़ प्रोग्रेशन के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यू टाइम एंड अटेंशन। प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ इन YouTube.